बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट एसएन जीएडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेक्शन हमने मर्ज करके चलाया हुआ है। इस सेशन का लेक्चर नंबर 10 आज हम पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैथमेटिक्स के अब तकरीबन हमारे आखिरी टॉपिक्स ही चल रहे हैं। 2-3 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स को मुकम्मल कर देंगे, इसको फाइनल कर देंगे। इसके साथ हमने मुताला पाकिस्तान को भी स्टार्ट किया हुआ है, आपको पता है। तो मैथमेटिक्स और मुताला को कोशिश करेंगे इकट्ठा ही खत्म करके उसके बाद इंग्लिश को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश के साथ हम इस्लामियात को स्टार्ट करेंगे या कोई भी आप सब्जेक्ट जो आप बोलेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम इसके साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 में आज हमने पढ़ना है प्रोपोर्शन। आपको पता है कल मैंने आपको रेशो पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 9 में, और 8 और 9 दो हमने दिन लगाए थे रेशो के ऊपर। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो रेशो के हवाले से मैंने आपको रेशो की सारी टाइप्स भी बता दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो टाइप सारी कर ली होंगी। तो आज हमने पढ़ना जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के हवाले से क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से 50-50 इसका मार्जिन होता है। अगर आपके 4 क्वेश्चन आए तो 2 आपके रेशियो में से आएंगे, 2 आपके प्रोपोर्शन में से आएंगे। अगर 3 क्वेश्चन बनते हैं तो 2 आपके प्रोपोर्शन में से बनेंगे, 1 आपका रेशियो में से बन जाएगा। यूं आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से कम नहीं आएंगे। 3 या 3 से ज्यादा ही आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से आने होते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपने बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े ध्यान से इसको करना होता है। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना है प्रोपोर्शन। रेशियो मैंने आपको बताया था कि दो एक जैसी चीजों के दरमियान जो निस्बत होती है, जो रिलेशन होता है ना, टू सेम क्वांटिटीज, टू जो ना जो एक जैसी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है जी, जो जो लाइक क्वांटिटीज उनको हम बोलते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन उसको हम रेशियो कहते हैं। और दो रेशियोज के दरमियान जो रिलेशन होता है ना, दो रेशियोज को आपस में मिलाएं तो आपके पास प्रोपोर्शन बन जाता है। आप प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है जी? दो रेशियोज के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। आप प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स पूछता है वो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की सिर्फ डेफिनेशन ही आपसे पूछेगा, इससे आगे वो नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा पूछेगा आपसे? थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा या इसके डेली लाइफ स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, यही आपसे बार बार पूछेगा। तो हमने क्या करना है जी? सबसे पहले देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि ऐसी दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक, दो चीजों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कहते हैं। ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि एक चीज की अगर कीमत बढ़ती है तो दूसरी चीज की भी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। एक चीज की वैल्यू अगर बढ़ती है दूसरी चीज की भी ऑटोमेटिक बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू है ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो साथ ही आपके पास गाड़ियों की वैल्यू भी बढ़ जाती है, साथ ही इसके गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, मीन्स के एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज के ऊपर उसका सेम इफेक्ट आता है, उसका सेम इफेक्ट आता है। डायरेक्ट फायरिंग होती है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट उसके ऊपर असरअंदाज होती है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी वैसे ही बढ़ जाती है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर का रेट आपका कम होगा तो साथ ही आपका गोल्ड भी सस्ता हो जाएगा, साथ ही गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। ठीक है जी, साथ जितनी भी इंपोर्ट्स होती हैं वो सारी आपकी सस्ती हो जाएंगी। मीन्स के एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी उसी निस्बत से ही बढ़ जाती है, उनके दरमियान डायरेक्ट तल्लुक होता है। उसको हम कहते हैं जी, आपके पास है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्क्राइब दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर वो बढ़ती है तो वो बढ़ जाएगी, अगर वो कम होती है तो वो उसी के हवाले से भी वो कम भी हो जाएगी। ठीक है जी। और इसको हम इसको जो निशानी होती है ना जी, इसको इस तरह ये इस तरह इसका अल्फा की तरह इसकी निशानी होती है। ठीक है जी, वाई और ऐसे लिखा हो ना वाई अल्फा एक्स का मतलब होता है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है इनवर्स। इनवर्स कहते हैं उलट को, इनवर्स कहते हैं उलट को। उलट मीन के एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज साथ ही कम हो जाएगी, एक चीज बढ़ेगी तो साथ ही दूसरी चीज कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, इंप्लॉयमेंट बढ़ती है ना, आपके पास जो ना भर्तियां बढ़ती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी। ठीक है जी, डॉलर का रेट कम होगा ना, डॉलर का रेट कम होगा तो साथ ही रुपए का रेट साथ ही बढ़ जाएगा, साथ ही बढ़ जाएगा। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 बंदे हैं ना, 4 बंदे हैं जनाब, 4 बंदे मिलकर एक काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी उसने टाइपिंग कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जो ना 500 पेज की टाइपिंग करनी है, 500 पेज की टाइपिंग करनी है 4 बंदों ने। 4 बंदे 500 पेज को टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 4 दिन लगा देते हैं, ये 4 दिन लगा देते हैं। 4 बंदे 500 पेज को टाइप करने में 4 दिन लगा देते हैं। अगर मैं ये बंदे 8 कर दूं, अगर ये मैं बंदे 8 कर दूं, अगर बंदे ज्यादा हो जाएंगे ना तो ये टाइपिंग जल्दी हो जाएगी, मीन्स के टाइम कम हो जाएगा, टाइम आपका
कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। अगर 4 दिन लग रहे थे आप क्या हो जाएगा, 2 दिन में टाइपिंग हो जाएगी। मीन्स के बंदे बढ़ने से टाइम आपका ड्यूरेशन आपकी कम हो गई। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, उलट है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। मीन्स के अगर y और x के दरमियान ऐसा ताल्लुक हो, मीन्स के y अगर ऊपर है तो दूसरा बटे के नीचे आ रहा है। y के नीचे बटा से 1 होता है ना, आपको पता है, जिस भी कीमत जिस भी नंबर के नीचे बटा आपको नजर ना आ रहा हो उसके नीचे 1 होता है। अगर हम y ऐसे लिखो ना, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका मतलब होता है y बटा 1। ठीक है, इसमें बटे के नीचे 1 है, ऊपर उधर बटे के ऊपर 1 है, ये आपस में उलट जा रही हैं, आपस में ये उलट जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल की यहाँ तक वो डेफिनेशन ही पूछता है, इससे आगे क्वेश्चन इसके वो नहीं पूछता। ठीक है, अगर पूछ भी ले, फॉर एग्जाम्पल पूछे जनाब बताएं आपके पास है जी 40 लीटर दूध है। ठीक है, 40 लीटर दूध है और उसमें आपने 40 बच्चों को पिलाना है, तो बताएं हर बच्चे को कितना कितना दूध आएगा। और अगर बच्चे बढ़ा दें तो दूध में और बच्चों में क्या प्रोपोर्शन होगा, दूध ज़्यादा लाना पड़ेगा कम लाना पड़ेगा, या वो बताएगा जनाब दूध जो है ना आपका फिक्स है, वो कांस्टेंट है, 40 किलो ही रहना है, 40 लीटर ही रहना है। बच्चे अगर आपके पास 60 हो जाते हैं तो बताएं बच्चों में जो दूध की मिकदार है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, बच्चों को आप कम मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके डेली लाइफ क्वेश्चन में आपके आएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन इसको आसान करके करवाएंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा जी थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। कभी कभी इसमें जो है ना आपको उसको जिसको हम कहते हैं वस्त फी तनासब, सेंट्रल प्रोपोर्शन भी उसको कहते हैं। ठीक है, वो भी पूछता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बार बार यही पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ये थर्ड है ना, ये थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 नंबर दिए होंगे, वो कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें। या अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको 3 नंबर दिए होंगे, मींस के 1 नंबर वो कम देता है, 1 नंबर कम देता है। अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा तो आपसे 2 नंबर देगा, जैसे लिखा है 4 और 6 की थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, 4 और 6 की थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, 2 नंबर देगा, 1 नंबर कम देगा। अगर वो आपसे पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, ठीक है जी, तो जैसे 4, 6 और 8 देगा, 4, 6 और 8 मीन के 3 नंबर देगा, इसको बोलेगा आप इसको क्या करें जी, इसमें आप इसमें निकालें जी, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसको आपने निकालना किस तरह से, निकालना इस तरह से है, कहता है जी 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। तो इसमें आपने इस तरह से करना है, और लिखना जी 4, अगर ये रेशो की निशानी आपको पता है, रेशो, फिर लिखेंगे 6। ठीक है, और दूसरे नंबर का आपने 2 दफा लिखना है, ये प्रोपोर्शन की निशानी है, 2 रेशो इकट्ठी लिख देते तो आपके पास ये क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन बन जाता है। फिर आप 6 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, आगे फिर रेशो आगे लिख देंगे x, आगे लिख देंगे x हमने फाइंड करना है, x हमने फाइंड करना है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, x जो है ना ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। अब एक फार्मूला आपने याद करना है, हमेशा 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 के लिए फार्मूला, पूरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये आपने पक्का याद कर लेना है। ये जो आपके दरमियान में होते हैं उसको हम कहते हैं वस्तैन, उसको हम क्या कहते हैं वस्तैन, बस मिडल में। ठीक है, जो आपके दरमियान में होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास तरफ है ना, एक राइट लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, यानी कि एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, इनको हम कहते हैं तरफैन, उर्दू में इनको क्या कहते हैं, तरफैन। वस्तैन और तरफैन दोनों को ज़रब करें आपस में बराबर आते हैं, दोनों को ज़रब करें आपस में बराबर आते हैं। मतलब क्या है जी, वस्तैन की ज़रब बराबर है आपके पास तरफैन की ज़रब, तरफैन की ज़रब, दोनों को ज़रब करें ना, इनके आंसर आपके सेम आएंगे। क्या मतलब है, 4:6, फिर प्रोपोर्शन 6:x, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो आपके पास दरमियान वाले हैं ना, ये तो दरमियान वाले हैं, इन दोनों को ज़रब करें, 6 बार 36 बराबर आना चाहिए इन दोनों को ज़रब करके 4x का, 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x आ गया। अब x से 4 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कीमत 9, आपके 4 एक बार 4 9 बार 36 का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 इसका आंसर 9 है। ठीक है जी, समझ आ गई है। फिर समझ लें आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है ना, थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर उसको आपने 2 दफा लिख लेना है, उसको तरतीब से 2 दफा लिख लेना है, और एंड पे आपका x आ जाएगा, एंड पे आपके x आ जाएगा। फिर आपने तरफैन वस्तैन मीन के दोनों दरमियान वालों को, मिडल वाले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनको लिखना 6 बार 36 बराबर लिखेंगे, ये बाहर वाले दोनों नंबर को 4x लिखेंगे, और x 4 आपके पास इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 9 बार 36, x की कीमत क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके 3 नंबर दिए होते थे, बिल्कुल सिंपल है, सीधे 3 नंबर आपने लिख देनी है, 4 6 रेशो आपके पास 8 आ गया, एंड पे आप x लगा दें। ठीक है, 3 नंबर दिए हुए ना,
तो तीनों नंबर है आपने इसी तरतीब से जैसे उसने दिए हुए ना उसी तरतीब से आपने रेशो में इसको आपने प्रोपोर्शन में लिख देना है। 4:6 प्रोपोर्शन 8:x, ठीक है जी। अब दरमियान वाले 8 6 12 48 बराबर आ गया 4x, 4 क्या आ गया जी 4x। अब 4 इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 4 12 48, 12 4 12 48 आपके पास आंसर क्या आ गया जी 12 आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया जी 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है जी। अब इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है जी नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट, ये रेशो के क्वेश्चन है वैसे बेसिकली रेशो के क्वेश्चन दो चार मैंने यहाँ पे लिखे थे। वो पूछता है बताया जी लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट का मतलब है किसका आंसर सबसे ज्यादा आता है, किसका आंसर सबसे ज्यादा आता है। 75:25 का मतलब होता है 75/25, 25 एक बार 25, 25 3 बार 75। उसके बाद लिखा हुआ 40:20, इसका मतलब है 40/20, 20 एक बार 20, 20 2 बार 40, इसका आंसर आया 2। अब लिखा हुआ 7:2, क्या लिखा हुआ है 7:2, 7:2 का मतलब है 7/2, 2 एक बार 2 2 3.5, 3.5 और 3.5 7 होते हैं ना, 3 2 बार 6 इशारे लगा के 5 लगा के 3.5, 25/75 का आपके पास आंसर आया था 3। और आपके पास ये आया था जी, ये आपके पास 7 और 2 का 3.5 आया, 40 और 20 का आपके पास 2 आया। तो सबसे बड़ी रेशो कौन सी होगी 7:2, सबसे बड़ी कौन सी होगी 7:2। वैसे आपको नजर आ रहा है 25 और 75 बड़े आपको नजर आ रहे थे, हालांकि वो छोटे हैं, वो छोटे हैं, बड़े कौन से हैं 7 और 2, 7 और 2 की रेशो आपस में बड़ी है। फिर वो क्या कहता जी 15% ऑफ एक्स इज द सेम एज 20% ऑफ वाई। अब ये परसेंटेज को इसके अंदर मिक्स कर रहा है, ठीक है जी। कहता है जी 15% ऑफ एक्स इज का मतलब होता है बराबर एज 20% ऑफ वाई, 20% ऑफ वाई, 20% ऑफ वाई, ठीक है जी। 15% ऑफ एक्स बराबर है 20% ऑफ वाई। अब बताया कहता है जी एक्स रेशो वाई किसके बराबर होगा, एक्स रेशो किसके बराबर, एक्स रेशो वाई किसके बराबर होगा। अब इसमें आपने देखना क्या है, देखना है कि हमसे पूछ रहा है वो एक्स रेशो वाई पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है वो एक्स रेशो वाई। अब एक्स रेशो वाई का मतलब क्या होता है एक्स बटा वाई, इसका क्या मतलब होता है एक्स बटा वाई, इसका मतलब होता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। ये आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, 15 का मतलब 15% का मतलब बटा 100, आपका मतलब है ज़रब 7 आ गया एक्स बराबर आ गया 20, 20 का मतलब 20% का मतलब बटा 100, आपका मतलब ज़रब 7 आपके पास आ गया वाई, क्या आ गया जी वाई। हमने निकालना है एक्स बटा वाई, क्या निकालना है एक्स बटा वाई, वाई को इधर ले आए तो एक्स के नीचे आ जाएगा, एक्स बटा वाई बन गया। ये 15/100 उधर ले जाए तो आपके पास बनेगा 100/15 बन जाएगा। जो 15 नीचे आएगा 100 उधर जाए ऊपर ऊपर चला जाएगा ना, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 100 के साथ काट गया 20/15, तो आपके पास आएगा आपके पास क्या आएगा 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, तो आपके पास एक्स बटा वाई आपके पास आ गया 4/3, एक्स बटा वाई आपके पास क्या आ गया जी 4/3। तो एक्स रेशो वाई किसके बराबर आएगा 4:3, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को बाद में लिखना होता है। ये आपके पास रेशो का क्वेश्चन इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, if 0.4 of a number is equal to 0.06 of another number then ratio of the numbers। अब देखें सिंपल सी बात है 0.4 ऑफ आ नंबर कोई एक्स रख लें, इज का मतलब होता है बराबर 0.06 ऑफ एनदर नंबर वाई रख लें। अब इनकी रेशो आपने निकालनी, तो रेशो हम कहते हैं एक्स बटा वाई को, एक्स ये वाई इधर आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका मतलब ज़रब है ना, इसका मतलब भी ज़रब है, ठीक है। अब 0.4 उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया एक्स बटा वाई आपके पास आ गया 0.06/0.4, 0.06/0.4। अब आपको पता है ये इशारे खत्म कैसे करते हैं, ये आपके पास देखें ये 0.06 है ना, तो इशारे के बाद कितने नंबर है 2 नंबर आते, नीचे आप 1 के बाद 2 0 लगा के मिलकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इशारे आपके खत्म हो गए, इशारे आपके खत्म हो गए, सिर्फ 6 रह गया। अब नीचे जो इशारे के बाद 1 नंबर था तो ऊपर आप सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इशारे के बाद जितने नंबर होते हैं उतने आपने 0 लगाने होते हैं, उतने आपने 0 लगाने होते हैं, उतने यानी कि अगर इशारे के बाद 1 नंबर है ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इशारे खत्म हो जाएगा। अगर इशारे के बाद 2 नंबर होते तो ऊपर आपने क्या करना था 100 के साथ 2 0 वाला मीन के 1 के साथ 2 0 100 के साथ। अगर इशारे के बाद 3 नंबर होते फिर आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना था ऊपर, ठीक है। अगर ऊपर हो तो नीचे, नीचे हो तो ऊपर आपने करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 0 1 0 के साथ कट गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऊपर 6 रह गया, आपने क्या किया 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4 आपके पास आ गया 3 ऊपर तो 2 10 बार 20, 3/20। तो एक्स रेशो वाई आपके पास क्या आ गया 3:20, 3:20 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगते हैं, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इनमें क्या होगा, इनमें आपने देखना है, इसमें आपके पास जो है ना जी 2 या 3 चीजें 2 दफा कोई भी चीज होगी ना वो 2 दफा उसका जिक्र यहाँ पे आएगा। जैसे क्या कहता जी 3 मैन, 3 मैन हो गए, आप लिखें जी मैन लिख लें, जो जो चीज़ आपको नजर आ रही हो आप मेंशन करते जी 3 मैन
रिपेयर आ रोड इन 26 डेज, इसका मतलब डेज भी आ गया, डेज भी आ गया इसमें। बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, आवर्स भी आ गया, आवर्स भी आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया जी, आवर्स भी आ गया ना, या टाइम लिख लें, टाइम लिख लें, जस्ट ये लिख लें, टाइम लिख लें, टाइम लिख लें, ठीक है, समझ आ गया। अब हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज, अब देखें ये जो आपके पास तीन चीजें मैन, डेज और टाइम, आप देखें ये तीनों चीजें दोबारा फिर इसमें जिक्र होगा, एक ही क्वेश्चन में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होंगी उनकी 2 दफा जिक्र होगा, उनका 2 दफा जिक्र होगा। तो पहले जो जिक्र हुआ वो आप लिख लें, 30 मैन थे, 30 लिख लिया, आगे लिखे रेशो, डेज कितने 56 थे, 56 लिख लिया, आपके पास 6 आवर कितने थे, टाइम कितना था 6 घंटे, टाइम कितना था 6 घंटे था, ठीक है जी, समझ आ गया जी। अब उसके बाद आपके पास है जी हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज 25 मैन, अब मैन कितने आ गया 25, अब देखें जी 25 दूसरा टर्म आ गया ना, दूसरा सेट आ गया 45 सॉरी आ गया। विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स अ डे, क्या जी 7 आवर्स, 7 आवर्स, 7, आप टाइम कितना हो गया 7 आवर्स, आप क्या आ गया जी 7 आवर, क्या हो गया जी 7 आवर, 7 आवर, ठीक है, समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, सारी चीजें 2 दफा रिपीट होंगी। अब मैन पहले थे 30 थे, 30 लिख लिए, डेज कितने थे 56 थे, लिख लिए, अब कितना आ गया जी, अब मैन हो गया 45 लिख लिए, टाइम पहले 6 घंटे था, अब 7 घंटे हो गया। अब डेज इसमें नहीं आए, दूसरे सेट में डेज नहीं है, इसका मतलब डेज हमने निकालने हैं, डेज हमने निकालने हैं, डेज हमने निकालने हैं, समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि आपने इसको लिखना किस तरह से है, आपने क्वेश्चन में से आपने जो चीजें हैं उनको आपने पॉइंट आउट कैसे करना है। अगर आपको पॉइंट आउट करना आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट आप कर लेंगे, वो नेक्स्ट कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट फिर काम खत्म हो जाता है। आप ये पॉइंट आउट चीजें करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, 40 kg फूड, सबसे पहले आपके पास क्या आएगी फूड, कितनी है जी 40 kg, कितनी है 40 kg। अब रेशो इनफ फॉर 4 पीपल, पीपल कितने आ गए जी, पीपल आपके पास आ गए 4, कितने आ गए 4, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, तो डेज आपके पास कितने आ गए 10। इसका मतलब है ये 3 चीजें हमारी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है। मैं जरा नीचे लिख दूं ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़नी थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। आपके पास कितना है जी 40 kg फूड है। अब सबसे पहले आपके पास आ गई फूड, फूड आपके पास 40 kg आ गई, रेशो आपके पास नीचे भी लिख दें, इनफ फॉर 4 पीपल, पीपल कितने आ गए जी आपके पास, पीपल आपके पास आ गए 4, 10 डेज, डेज आपके पास कितने आ गए 10। ये आपने पास 3 चीजें लिख ली, 3 चीजें आ गई, इसमें 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, आपने देखनी आ कितनी रही हैं मैक्सिमम आपके पास। बल्कि पेपर में आपके पास जना 2 या 3, ज्यादातर 3 का क्वेश्चन आएगा, 90% पेपर में क्वेश्चन आपका 3 चीजों का जाना है, ठीक है। कभी कभार 2 का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है जी। अब जी हाउ मच फूड इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फूड रिक्वायर्ड फॉर 15 डेज। अब डेज कितने हो गया 15, डेज कितने हो गया, अब दूसरा सेट आ गया ना, डेज 15 हो गए। इफ द पीपल आर द सेम, पीपल कितने हैं सेम है, पीपल आपके 4 रहे हैं, पीपल आपके 4 रहे, सेम का मतलब 4 ही है ना, वही रहे हैं। अब इसका मतलब है दूसरे सेट में आपके पास डेज भी आ गए, पीपल्स भी आ गए, लेकिन फूड नहीं आई, फूड की जगह एक्स लिख दें। अब आपके दोनों सेटों में एक चीज वो एंड पे जाकर मिस करेगा, जो मिस करेगा उसकी जगह पे आपने एक्स लिख देना है। आपने सिर्फ ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है अभी, अगर लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका समझे हो गया, वो आपको मैं करवा लूंगा, सिर्फ आपने ये लिखने की प्रैक्टिस पहले कर लेनी है, ठीक है जी, समझ आ गया। RS 8,000 रुपीज, अब रुपीज आपके पास कितने आ गए 8,000, रेशो सफिशिएंट फॉर फैमिली 4 मेंबर, अब मेंबर कितने हैं जी 4, डेज कितने हैं जी 40, डेज आपके पास कितने आ गए 40, डेज कितने आ गए 40, 3 चीजें निकल आई। हाउ मैनी डेज RS 1500, RS कितना अब हो गया 1500 रुपया हो गया। विल बी सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ मेंबर कितने आ गए 5, अब मेंबर कितने हो गए 5 हो गए हैं। अब देखें आपके पास पैसे भी दोबारा आ गए, मेंबर भी दोबारा आ गए, लेकिन अब डेज नहीं आए, डेज नहीं आए। हाउ मैनी डेज कहा था ना, एक्स आ गया। जो चीज पूछ रहा है, जो चीज वो आपको दोबारा नहीं बता रहा, उसको एक्स लिख दें, उसको आप एक्स लिख दें। सिर्फ ये लिखने की प्रैक्टिस अभी आपने करनी है, सिर्फ आपने ये लिखने की प्रैक्टिस करने का, लिखने की प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या जी 35 लेबरर्स, 35 मजदूर, डिग 805 सेंटीमीटर क्यूब, जो खोते हैं गड़ा खोते हैं 805। अब आपके पास क्या आ गया जी लेबर आपके पास 35 आ गए, रेशो डिग लिख ले, गड़ा जो मर्जी लिखें, डिग आपके पास कितना है 805, डिग कितना है जी 805 सेंटीमीटर क्यूब इन 5 आवर्स, टाइम कितना हो गया जी 5 घंटे, टाइम कितना हो गया 5 घंटे। हाउ मच अर्थ विल बी 30 लेबर आप 30 हो गए, डिग इन 6 आवर, आर कितने हो गए 6। अब ये डेज नहीं आए, ये डिग आपका नहीं आया, एक्स लिख दें।
आपकी नेक्स्ट आपका जो दूसरा आपके पास सेट हो गया ना, उसमें एक चीज़ मिस होगी, जो चीज़ मिस होगी उसको आप एक्स लिख दें। इतना सा काम है, सिर्फ सिर्फ ये काम आपने याद करना है। आज आज का दिन सिर्फ आपने यही करना है। ऊपर आप करें रेशियो प्रोपोर्शन की, जो ना प्रोपोर्शन की आपने जो करना है उसकी डेफिनेशन करनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये आपने करना है। उसके बाद ये सिर्फ आपने आज के दिन में क्या करना है, इनको लिखने के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 60 लीटर मिल्क कंज्यूम्ड बाय 4 बेबीज इन 15 डेज। मिल्क आ गया 60 लीटर, रेशो 4 बेबीज, बेबीज कितने आ गए, 4 आ गए, डेज कितने आ गए आपके पास, 15 आ गए, डेज कितने आ गए, 15 आ गए। फैमिली गॉट एन अदर बेबी, फैमिली गॉट एन अदर बेबी, इसका क्या मतलब है, फैमिली को अल्लाह ने एक और बेबी दे दिया। अब बेबी कितने हो गए हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस करनी है। फैमिली गॉट एन अदर बेबी, एक और बेबी हो गया तो बेबी अब 5 हो गए ना, बेबी अब 5 हो गए। हाउ मच मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर 25 डेज, डेज आपके पास 25 आ गए, मिल्क नहीं मिला, मिल्क एक्स लिख दें। मिल्क आपको नजर नहीं आया वो आप एक्स लिख दें, वो क्या लिख दें जी, एक्स लिख दें। ये सिर्फ आपके पास क्वेश्चन है। आज का दिन सिर्फ आपने इसी की ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस करके समझे, आपके पास ये प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो मजीद मैं क्वेश्चन लिखूंगा 8-10, ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो साथ उसको आपने सॉल्व भी कर लेना है। मुताला पाकिस्तान में इंडियन रिबिलियन 1857 की जंग आज़ादी, इसको बगावत हिंद भी कहते हैं, इसको बगावत 1857 की बगावत भी कहते हैं। इसके काजिज क्या थे, ठीक है जी, एंड कैसे हुआ था, और कौन कौन यहाँ पे मुलव्वस था, ये सारा इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें उर्दू में ज़्यादा समझ आती है, कुछ कह रहे थे हमें इंग्लिश में ज़्यादा समझ आती है। मैंने दोनों ज़ुबानों में लिख दिया। सिर्फ इसको पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसको आपने पढ़ना है कि हिंदुस्तानी बगावत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस किस के दरमियान में हुई थी, क्या वजूहात थी, नुकसान क्या हुआ था, कितने फौजी मारे गए थे, कौन कौन कैद हुआ था, किसका खात्मा हुआ था, किसका हुकूमत आई थी, ठीक है जी। ये सारी आपने इसको इंग्लिश में अगर पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ें, अगर उर्दू में पढ़ सकते हैं तो उर्दू में पढ़ें, ठीक है जी। और आपने इस बात की परेशानी नहीं लेनी कि बस शायद हमारी मुताला पाकिस्तान नहीं क्लियर हो रही। ये मैं जस्ट आपको एक दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, एक दफ़ा इसको आपने गो थ्रू करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में थे। फिर इंशाल्लाह ताला इसको जब मैं आपको इसकी जो है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में करके ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मुताला पाकिस्तान को MCQs बेस में करके इसकी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। इसको सिर्फ आप अभी आपने पढ़ना है, इसको ये लंबा लंबा इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पढ़ते जाएं, 2-3 दफ़ा पढ़ें, याद होता हो नहीं होता ना हो फिर भी कोई मसला नहीं, सिर्फ इसको पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, आपके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट बैठे। एक कहानी जैसे हमने 512 से 712 से शुरू की है ना, मोहम्मद बिन कासिम से, कैसे कैसे चला आगे मुगलिया जो है आपकी दिल्ली सल्तनत आई है, दिल्ली सल्तनत में कौन से बादशाह ने किसको शिकस्त दी है, ठीक है। उसके बाद मुगलिया सल्तनत आई है, कैसे कैसे मुगलिया सल्तनत आई है। उसके बाद आपके पास जो है ना पुर्तगेज कैसे आए हैं, वास्को डी गामा वाले, डच जो है ना आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई है, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कैसे आई है हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश जो ब्रिटिश की है बरतानिया वालों की, वो कैसे आई है, उन्होंने टीपू सुल्तान को और वगैरह जो सिराजुद्दौला दौला को शिकस्त कैसे दी है, कैसे कैसे वो चलते रहे हैं, ठीक है। मुगलों का दौर कैसे गुजरा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हिंदुस्तानी बगावत आ गई है, ये कैसे हुई है, ये क्यों हुई है। या सिर्फ आप एक कहानी थोड़ा सा अपने स्केच माइंड में बिठा लें, इंशाल्लाह ताला फिर उसको हम जो ऑब्जेक्टिवली जब करेंगे ना, तो मजीद आपका पेपर के वाले से सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।